दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी में। साथियों, आप सभी लोगों की यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम की तैयारी के लिए आपके अपनी YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पे घटना चक्र की महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री वाली पुस्तक से सब्जेक्ट के अंतर्गत टॉपिक वाइज वीडियो सीरीज शुरू की गई है। उसी क्रम में आज भारतीय इतिहास में आधुनिक इतिहास कालखंड के अंतर्गत ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से महत्वपूर्ण तथ्यों को आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो अंत तक देखें और वीडियो के अंत में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपके लिए जानकारी हेल्पफुल रही हो। और आगे भी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आधुनिक काल में भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय लोगों में पुर्तगाली थे। सबसे पहले आने वाला व्यक्ति वास्को डिगामा था। तो वास्को डिगामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया और वास्को डिगामा के बाद में 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर के कौन आया है? तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा आया है। आगे देखते हैं, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुरी शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम है पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। ये बिल्कुल सही क्रम लिखा हुआ है, आप सभी लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के स्थापना को आधार मान करके क्या है क्रम। तो उसमें सबसे पहले पुर्तगालियों ने 1498 ईस्वी में कोची आए और कोचीन में अपनी प्रथम स्थायी फैक्ट्री 1503 में स्थापित की। अंग्रेज 1600 ईस्वी में और सूरत में इन्होंने 1613 ईस्वी में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। डच 1602 ईस्वी स्थापना और मुसलीपट्टनम 1605 में अपना प्रथम स्थायी फैक्ट्री की स्थापना की और डेनिश ने 1616 ईस्वी ट्रान केबार के में 1620 में अपनी प्रथम स्थायी फैक्ट्री स्थापित की और फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में आया और भारत में 1668 ईस्वी में अपना प्रथम स्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। आगे देखते हैं, भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए तथा सबसे अंत में 1961 ईस्वी में वापस गए। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में आने वाली सबसे पहली कंपनी कौन सी थी और सबसे बाद में जाने वाले कौन से यूरोपीय लोग थे? तो वो पुर्तगाली थे। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने प्रारंभ की थी। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया था। तो फोर्ट विलियम्स का निर्माण किसने कराया था? वो डचों ने कराया था। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की थी। और जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1621 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाने की स्थापना की थी। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था और 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बंबई उपहार में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। लुई 14वें के मंत्री काल्वर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश ओरिएंटलेस कहा गया। मुर्शीद कुली खां बंगाल का प्रथम स्वतंत्र सूबेदार था, जिसे मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त किया गया था। और अली वर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की तथा कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वह शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वह काट काट कर मार डालेंगी। आगे, ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। ब्लैक होल की घटना इंपॉर्टेंट है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है।
22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया था और उसके बाद में इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 में हुई और उसके अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में लिया गया तथा उसे इलाहाबाद यानी जिसे अब प्रयागराज है वहां रखा गया। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में दिया जाना तय किया गया। सरदार के एम पनिक्कर ने कहा है कि 1765 से 1772 ईस्वी तक बंगाल कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया। तो बंगाल में डाकुओं का राज्य 1765 से 1772 ईस्वी तक किसने स्थापित कर दिया? तो ये कंपनी ने स्थापित किया और ये कहा किसने? सरदार के एम पनिक्कर का ये स्टेटमेंट है। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई। तो प्रश्न पूछा जाता है कि अमृतसर की संधि किन दो लोगों के बीच हुई थी? तो महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुई थी और 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में हुई थी। रणजीत सिंह ने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। दिलीप सिंह का निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस यानी फ्रांस में हो गया था और उनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। अब आंग्ल मैसूर युद्धों के बारे में पढ़ते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी तक चला। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी के दौरान चला, जिसमें हैदर अली ने निजाम तथा मराठाओं के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहां जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। अब बात करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चला। इसका अवसान यानी समापन श्रीरंगपट्टनम की संधि जो मार्च 1792 में हुई के द्वारा हुआ। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 ईस्वी में हुआ के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। तो कुल मिला के 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया। इसे स्तंभरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बिस्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। तो 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की कौन सी व्यवस्था लागू की? तो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की थी। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। आगे दूसरी व्यवस्था है रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह व्यवस्था मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग जिसे आधुनिक कर्नाटक का एक भाग है में लागू की गई। और अगली व्यवस्था आती महलवाड़ी पद्धति। तो महलवाड़ी पद्धति में भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महल यानी जागीर का एक भाग के साथ स्थापित की जाती थी। महलवाड़ी पद्धति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की गई, जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भूमि क्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था। आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दादाभाई नौरोजी ने अपने लेखों इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, एक दादाभाई नौरोजी का लेख है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपनी अफवाह तंत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो अफवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादाभाई नौरोजी ने। यह पुस्तक बहुत पूछी जाती। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी है? तो दादाभाई नौरोजी की ही ये पुस्तक है। दादाभाई नौरोजी 1825 से 1917 तक इनका जीवन काल रहा है और ने 1865 ईस्वी में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया।
1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे। तो ब्रिटिश का हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। अब देख लेते हैं प्रमुख गवर्नर जनरल एवं उनकी नीतियों से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो वारेन हेस्टिंग्स 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन का इसने अंत किया और लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में सहायक संधि लेकर के आया। विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगा दी। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में राज्य हड़प की नीति अपनाई। लॉर्ड रिपन 1885 ईस्वी में लॉर्ड रिपन 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया और इसे स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में कहा जाता है। और लॉर्ड डफरिन 1885 ईस्वी में इसी के समय कांग्रेस की स्थापना हुई और लॉर्ड कर्जन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन इसी के समय हुआ। 1857 की क्रांति से संबंधित अब पॉइंट्स को देखते हैं। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। क्या प्रतीक था? कमल और रोटी था। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की थी। रानी लक्ष्मीबाई, जिनका मूल नाम मणिकर्णिका था, का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। 14 वर्ष की उम्र में लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। लखनऊ में, यानी जिसे अवध प्रांत कहा जाता था, अवध में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब, जिनका मूल नाम धोंधो पंत था, को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई और इन्होंने कानपुर में 1857 के क्रांति की बागडोर अपने हाथों में संभाली। अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे और तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले, जो वर्तमान में भोजपुर जिले से संबंधित है, से संबंधित थे। आहुआ के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे देखते हैं। मौलवी अहमदुल्ला ने भारत के विभिन्न धर्म अनुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत के बाहर खदेड़ दो। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जिसका शासनकाल 1856 से 1862 था। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हेर्से कमांडिंग ऑफिसर थे। अब देख लेते हैं 1857 की क्रांति के भारतीय सेनापति, यानी वो भारतीय जिन्होंने विभिन्न स्थानों से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, कानपुर से नाना साहब एवं तात्या टोपे ने किया था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने और दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें जफर के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने किया था। और इलाहाबाद से लियाकत अली ने और बरेली से खान बहादुर खान ने इसका नेतृत्व किया था। सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्रनाथ सेन, जिन्हें एस.एन. सेन भी कहा जाता है, जिनकी पुस्तक 1857 वर्ष 1957 में प्रकाशित हुई थी। सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत हिंद 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। आगे देखते हैं। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया।
1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ। तो नील विद्रोह कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी में, संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में तथा पावना उपद्रव 1873 से 76 ईस्वी में हुआ। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया था। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में भगत जवाहरमल द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट है कूका आंदोलन, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। पूछा जा सकता है कि पागल पंथ क्या था? तो पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसमें उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। किसने चलाया था? करम शाह ने चलाया था। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। खोंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्रों के होने के कारण वह वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। साथियों, इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर के वहां से इसको डाउनलोड करके आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 32 ईस्वी में बुद्धू या बुद्धो भगत ने किया था। किसने किया था? बुद्धू या बुद्धो भगत ने किया था। 1855 ईस्वी में संतालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध था। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को उल गुलान यानी महान हलचल और इनके विद्रोह को उलगुलन महाविद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जा सकता है उलगुलान नाम से किसे जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा को जाना जाता है। ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ये पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है। हौज या हो विद्रोह 1820 से 21 ईस्वी में हुआ था, जिसका केंद्र बिहार का संथाल परगना था। खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था और अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसके नेता गोमधर कुंवर थे। आगे देखते हैं। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, बलराम भगत तथा देवमेनिया भगत आदि थे। अब बात करते हैं कुकी विद्रोह। कुकी विद्रोह 1917 से 19 तक मणिपुर एवं त्रिपुरा में हुआ, जबकि कूका विद्रोह 1840 से 32 ईस्वी में पंजाब में हुआ था। पावना विद्रोह 1873 से 76 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता जदोनांग, जिन्हें जोड़ानांग थे। जदोनांग या जोड़ानांग मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो साथियों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो घटना चक्र की बुक से वीडियो सीरीज शुरू की गई। उसी क्रम में अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश राज का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव। आप सभी लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी यूपी ट्रिपल एससी पीटी तथा आगामी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।